तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आईमेट विद सिविल विद आईमेट में। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम सारी चीज़ें एक एक करके कवर करेंगे, आपको नेमोनिक्स के साथ याद कराएंगे और पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको हर एक आर्टिकल के बारे में बताया और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, ठीक है। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो बीपीएससी में बचे हैं सिर्फ 1 महीने, आज है 26 तारीख। तो चलिए लग जाते हैं एकदम मन से। हम अपने चैनल पे आपको डे टू डे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी अपलोड करते रह रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम नेमोनिक्स याद करेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिक जो है आर्टिकल पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये किस पार्ट में आता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स लिया कहाँ से गया है ये बताइए बच्चों। देखिए कमेंट अगर आप करते रहेंगे तो हमें भी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि जब कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो वीडियो बनाई क्यों जाए, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करते रहिए कि ये आया कहाँ से है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 14 to 35 मेनली होता है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है और बिल ऑफ राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। अब आपको इसे याद कैसे करना है, तो इसका नेमोनिक है एवरी फाइन एग्जाम रिक्वायर्स स्कूल रिविजन मेथड। स्कूल रिविजन मेथड्स, एवरी फाइन एग्जाम रिक्वायर्स स्कूल रिविजन मेथड्स। तो एवरी में क्या आएगा, इक्वालिटी। एफ फाइन से क्या आएगा, फ्रीडम। ई से क्या आएगा, एक्सप्लॉयटेशन। आर से क्या आएगा, रिलीजन। सी से कल्चरल एंड एजुकेशन। आर से रेमेडीज़ और एम मेथड से मार्शल प्लस पार्लियामेंट। तो ये तो पहले आपको याद हो गया कि कितने हैं। अब इसके अंदर कितने कितने हैं उसके लिए आपको इंडेक्स स्ट्रक्चर नंबर याद करना होगा, 5 4 2 4 2 1। तो इक्वालिटी में 5 हैं, फ्रीडम में 4 हैं, एक्सप्लॉयटेशन में 2 हैं, रिलीजन में 4 हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन में 2 हैं और रेमेडीज़ में 1 है, ठीक है। अब आइए एक एक करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं बच्चों, एक सेकेंड, तो आर्टिकल 14 यहाँ पे गलती से पीडीएफ में से गायब कर दिया गया है। तो आर्टिकल 14 हम आपको अलग से बता देते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट कांट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहले हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 to 18 है, ठीक है। आर्टिकल 14 to 18 है। अब इसके लिए भी ट्रिक क्या है, कैसे आपको याद होगा, एक सेकेंड बच्चों, इन्होंने यहाँ ट्रिक गायब कर दी है हमारे लोगों ने। चलिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं। आर्टिकल 14 to 18 की ट्रिक है बच्चों, एक सेकेंड कोई बढ़िया कलर ले लिया जाए, एल डाउट। क्या है ट्रिक आर्टिकल 14 to 18 की, एल डाउट। एल से इक्वालिटी बिफोर लॉ, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटीज़, यू से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 कहता है स्टेट कांट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसके सामने भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये सबसे पहला आपका लॉ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके से लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की और आर्टिकल 16 की। इनका कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 15 क्या कहता है भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन्स, एक सेकेंड सुंदर कलर कर लिया जाए, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर पब्लिक प्लेस एक्सेस एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। जबकि आर्टिकल 16 कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। देखिए ये जो पॉइंट है ना आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 16 का 4 ये क्या कहता है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को ये लगता है कि वहाँ का जो SC/BC है, मतलब OBC, SC ST, ये सब बैकवर्ड क्लासेस इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस स्टेट गवर्नमेंट को बनाने का अधिकार होता है।
तो ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से आया था, तो सबसे पहले आता है चंपकम दोराई राजन केस, ठीक है, 1951 का था, ठीक। तो ये कहता क्या है, 1927 का जो हुआ था, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन मद्रास यूनिवर्सिटी, इसको कॉन्ट्रडिक्शन में पाया गया आर्टिकल 15(1) के। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है भैया, क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस। तो इन्होंने कहा कि भैया देखिए, आप रिजर्वेशन कर रहे हैं तो सबको इक्वालिटी तो नहीं मिल रही है, ठीक। अब देखिए, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर हुआ था 1951 में, 15(4) ऐड हुआ था। अब ये कौन कौन सी कमेटी से हुआ था, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ याद रखनी है आपको। काका कालेकर कम्युनिटी पहली बैकवर्ड कमेटी थी। मंडल कमीशन 1978 बाई जनता पार्टी, ये सेकेंड बैकवर्ड कमेटी थी। वीपी सिंह 1990 में प्लान्ड ऑन गिविंग रिजर्वेशन। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में 27% रिजर्वेशन लाया एसईबीसी को, स्पेशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, और ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो इतनी कमिटीज़ थी जो बैकवर्ड के लिए बनी थी। सबसे पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी और चौथी। इसमें आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं कि दिस कमिटी वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू, ठीक है। फिर 1992 में एक इंदिरा साहनी केस आया, उन्होंने इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% कर सकते हैं, और एसईबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर भी आ जा रहे हैं तो उनको हटाइए, और प्रमोशन, जो जॉब में प्रमोशन है एससी एसटी के लिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए। इंदिरा साहनी केस था। बच्चों देखिए, एक एक केसेस आपको बताए जा रहे हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपके प्री मेंस दोनों में आपका काम हो सके। फिर 1995 में भैया 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें 16(4) का ए आया। अभी देखिए पीछे हम 16(4) को पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। 16(4) की स्टेट प्रोविजंस बना सकता है। फिर 16(4) का ए आया, जिसमें कहा गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एसटी, जो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, उसी चीज़ को वापस ले आइए। फिर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 16(4)(b) से इन्होंने कहा कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैकलॉग पोस्ट ऑफ एससी एसटी। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि 2025 में 100 पोस्ट आई एससी एसटी के लिए, अब इसमें से 80 ही भरी जा सकी, ठीक है, ठीक है। अगर 80 ही पोस्ट भरी गई तो ये जो बची हुई 20 पोस्ट है, अगले साल जो 100 पोस्ट्स हैं उसमें ऐड कर दी जाएंगी। तो इसको कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग होगा। और फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15(5) से स्पेशल प्रोविज़न लाया गया एससी एसटी और एसईबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और सिर्फ एजुकेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी लाया गया। तो ये सारे 16(4) से रिलेटेड थे। फिर नागराज केस 2007 में आया, उन्होंने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा कि भैया इसको हम चैलेंज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये 2 ही कंडीशन में वैलिड होगी। अब आप डाटा क्वांटिफाई करिए कि कितने लोग हैं, कैसे हैं, वो एसईबीसी में आते हैं या नहीं, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी को भी भर लें और उसके पास ऐसी जानकारी हो ही ना। तो फिर 2018 में जर्नल केस आया, उन्होंने नागराज केस को चैलेंज कर दिया। ये सारी रिजर्वेशंस की बात चल रही है बच्चों, सारी बात किसकी चल रही है, रिजर्वेशंस की चल रही है। उन्होंने कहा कि डाटा क्वांटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और एससी एसटी के प्रमोशन में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आइए कि जो एससी एसटी में भी अपर क्लास है, जिनके पास पैसा है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। और फिर फाइनली आता है आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। इसमें 15(6) आया, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल प्रोविज़न लाया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और पब्लिक पोस्ट के लिए भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगला आता है एबॉलिशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 17 to 19। देखिए 14 to 18 हमारा क्या था, 14 to 19 हमारा क्या था, इक्वालिटी। आपको अभी निमोनिक्स याद कराया गया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो 17 क्या कहता है भैया, 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब क्या है कि कोई भी टाइटल एक्सेप्ट एजुकेशन, एजुकेशन मतलब डॉक्टर, पीएचडी अगर आपने होल्ड की है तो केमिस्ट, ये सारी चीज़ें, या फिर मिलिट्री ने अगर कन्फर किए, इसके अलावा आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और वो टाइटल आप यूज़ भी नहीं कर सकते हैं नाम के आगे, जैसे पहले महाराजा धीराज और ये सब यूज़ होता था, उसकी तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये एज अ प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नो इंडियन सिटीजन शैल एक्सेप्ट द टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ये भी अलाउड नहीं होता है। और एनी फॉरेन पर्सन, ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा फॉरेन पर्सन जो स्टेट के अंडर काम कर रहा है,
विल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कोई बाहर का आदमी भी अगर यहाँ पे काम कर रहा है स्टेट के अंडर, तो वो भी बाहर से टाइटल नहीं ले सकता है जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव ना करें। अब आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है बच्चों कि ऑल सिटीजन शैल हैव राइट्स। किस किस चीज़ के राइट्स होंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, इसको डिलीट कर दिया गया है। किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिलीट हुआ है ये ज़रूर बताइएगा आप। और कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शन 19(2) के लिए है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन सब कुछ है आपके पास, बट आप इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या किसी फ्रेंडली और फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो बोलना है, जैसा बोलना है आप बोलते रहिए। दूसरा, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि भैया हम इंजीनियर बन जाएं, गवर्नमेंट ने तो अलाउ किया है कि कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, बट आपके पास उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तब भी काम गड़बड़ है। अब अगला आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस में कई सारे केसेस हुए थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में भी कई सारी बातें होती रहती हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला रमेश थापड़ केस आया था 1901 में। इन्होंने कहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस एक इम्प्लिसिट पार्ट है, इम्प्लिसिट पार्ट है किसके लिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। फिर ब्रिजभूषण केस आया था 1950 में ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनी फॉर्म ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट ऑन प्रेस इज नॉट अलाउड अनलेस इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 19(2). ये कहते हैं कि आप प्रेस पे कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस वो जो बातें बोली गई थी कि इंडिया की सोवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, किसी फॉरेन नेशन जो फ्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, तब तक फ्रीडम ऑफ प्रेस अलाउड होगा। फिर बेनेट कोलमैन केस आया था 1973 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड राइट टू पब्लिश फ्रीली विदाउट अनरीजनेबल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री मीडिया और थ्रेट्स। ये अभी आपके काम का नहीं, ये मेंस के लिए है। ये हम लोग प्री एग्ज़ाम के बाद पढ़ा जाएगा जब मेंस की तैयारी हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगला आता है आर्टिकल 20 to 21। देखिए हमने क्या पढ़ा था, 54242(1). तो 2 आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। ये आर्टिकल 20 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एट दैट टाइम, ठीक है। नो डबल जेपर्डी, पनिशमेंट ऑन वन नॉट पॉसिबल। मतलब मान लीजिए कि किसी ने गाड़ी ठोक दी, ठीक, और लोअर कोर्ट ने उसे सज़ा दे दी। अब लोअर कोर्ट से निकलने के बाद आप उसी केस के लिए उसी चीज़ के लिए दोबारा केस नहीं कर सकते, और फिर पता चला हाई कोर्ट उसे दोबारा सज़ा दे। तो एक बार अगर किसी चीज़ की सज़ा झेली जा चुकी है, दी जा चुकी है, तो दोबारा नहीं दी जाएगी। हाँ, अनटिल अनलेस वो डिपार्टमेंट अलग से दे रहा है तो अलग बात है। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेन हिमसेल्फ। ये आपको बात पता है कि पुलिस अगर आपको उठा के ले जाती है, पीट पाट के कन्फेशन करा देती है आपका खुद का, तो अपने अगेंस्ट आप कन्फेशन नहीं दे सकते, वो अलाउड नहीं है, ठीक। अब बात आती है आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि यूके से आया है। इसका मतलब पास बाय परफेक्ट प्रोसीजर, जैसे पास होना चाहिए वैसे हुआ है। और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बस ये देखता है कि प्रोसेस से हुआ है और सही है या नहीं, रैशनल है या नहीं है। अब इसके अगेंस्ट कुछ केसेस थे। सबसे पहला था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950 में, और उसके कुछ केसेस जानते हैं। सबसे पहले आया था AK गोपालन केस 1950 में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया था और कहा था कि आर्टिकल 21 इज़ लिमिटेड बाय प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड बाय लॉ। अगर लॉ वाइज किया जा रहा है सब कुछ, तो आर्टिकल 21 वैलिडेट है, ठीक है। फिर मेनका गांधी केस आया था, उन्होंने कहा था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, दोनों चीज़ अलग अलग है। और आर्टिकल 19, 14 और 21, ये ट्रायंगल बना लीजिए, गोल्डन ट्रायंगल। आर्टिकल 14, 19 और 21 ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होते हैं, ठीक।
और फिर नवतेज सिंह जौहर केस जो आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर लिया था सेम सेक्स पार्टनर को। ये कहानी तो आपको पता होगी। अब राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही एक मेजर केस है जिससे क्वेश्चन आता है, पुत्ता स्वामी केस आधार कार्ड 2017 लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आधार के कारण हुआ था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, आर्टिकल 21A एंड 22। आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से आया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो कष्ट हो जाएगा आपको। इसमें कहा था राइट ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम एज टू 16, ये 6 to 14 ये कंपलसरी है। ये आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या है बच्चों? डीपीएसपी है कि एफडी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जल्दी बताइए। इसमें भी ऑलरेडी मेंशन था। फिर उन्नी कृष्णन केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि राइट टू एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। ये पहला पीआईएल केस भी था। 1999 में तापस मजुमदार ने भी सेम बात बोली थी। अब आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या कहता है? अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो ग्राउंड इन्फॉर्म करना चाहिए। उसका पूरा राइट है कि वो कंसल्ट कर सके और लीगल कोई प्रैक्टिस करता हो उसके द्वारा डिफेंड किया जा सके। अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में लाना होगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि सैटरडे को लोग अरेस्ट करते हैं कि भैया संडे को तो छुट्टी रहेगी, तो सैटरडे अरेस्ट करते हैं। पुलिस कभी कभी ये भी चालाकी करती है, ठीक है। अगर क्लॉज 1 और 2 कब नहीं अप्लाई होगा? अगर कोई एनिमी एलियन होगा या किसी के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन केस चल रहा होगा, ठीक। इसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन केस भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता अनटिल एनलेस एडवाइजरी बोर्ड जो हाई कोर्ट की है वो अलाउ करे और कोई पार्लियामेंट्री लॉ आया हो इसके अगेंस्ट, ठीक है। कहीं भी डाउट है बच्चों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताइएगा ज़रूर। फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन एंड रिलीजियस फ्रीडम्स, आर्टिकल 23 to 26। इसका ट्रिक है बच्चों HTC। पहले एक फ़ोन आता था HTC, वही तो HT से क्या आ जाएगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और C से चाइल्ड लेबर। तो 23-24 में यही आता है, ठीक है। HTC ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। पहले के समय में जो होता था, अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होती ही है, बट उसके अगेंस्ट अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर केस होगा। और आर्टिकल 24 कहता है कि जो चिल्ड्रंस 14 से कम है, 14 साल से कम है, उनको आप फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बीपीएससी 1 महीने दूर है और हम आपको गाइडेड तरीका बता रहे हैं। हम डेली टारगेट्स भी अपलोड करते हैं कि आज आपको क्या क्या करना है। तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि कुछ मिस ना करें आप। अब आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। इसके कुछ लिमिटेशन है, पहले लिमिटेशन देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा हमेशा लिमिटेशन से ही आएगा। इसका लिमिटेशन ये है कि आप तब तक फ्री हैं जब तक आप पब्लिक ऑर्डर को ना डिस्टर्ब करें, किसी के हेल्थ को ना डिस्टर्ब करें और मोरालिटी वाइज कहीं गलत ना हो, ठीक है। स्टेट लॉ बना सकता है किसी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस किसी भी डिनोमिनेशन का हो, मतलब मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, वो अपना रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ भी इस्टेब्लिश कर सकता है और उसे मेंटेन कर सकता है। अपना रिलीजियस अफेयर खुद मैनेज करेगा। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलीजन के लिए ओन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, और ऐसी प्रॉपर्टी लॉ के अनुसार, ठीक है। तो इसका ट्रिक है फ्री मैन नो फोर्स। फ्री मैन, फ्री से क्या है? फ्रीडम है इस्टेब्लिश और मेंटेन करने की। मैन से क्या है? मैनेज कर सकता है। नो से मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा, और फोर्स, कोई भी चीज़ फोर्स नहीं की जाएगी। अब इसमें भी कुछ केसेस थे, आइए उन केसेस के बारे में जानते हैं। शिरूर मठ केस आया था 1956 में। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की बात की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि देखिए कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करने वाले हैं हम,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि लोगों को दिक्कत होती है तो वो एसेंशियल है कि नहीं, जैसे धूप बत्ती जलाना। धूप बत्ती जलाना कहाँ पे लिखा है, किस उसमें लिखा है, नमाज जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो ऐसी कई सारे चीज़ों पे बात हुई थी कि जो पूजा होती है उस पूजा में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, ठीक है, इन एवरी रिलीजन। फिर इस्माइल फारूकी केस आया था 1994 में, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मॉस्क इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड नमाज कैन बी ऑफर्ड एनीवेयर, ठीक। इसी से रिलेटेड फिर वैष्णो देवी केस आया था, भवानी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा था कि राइट टू पूजा तो कस्टमरी राइट है, ठीक है, एंड स्टेट कैन अबॉलिश इट, ओके। फिर KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वर्सेस चर्च ऑफ गॉस्पेल आया था, जो माइक एंड लाउड स्पीकर के लिए आया था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की ही बात करता है। फिर आर्टिकल 14 और 25 में भी लड़ाई हुई थी, जिसमें 2 केस हुए थे, सबरीमाला वर्सेस हाजी अली दरगाह और शायरा बानो केस का जो आया था ट्रिपल तलाक का। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीज़न को अलाउ किए जाते हैं, इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। कोई फॉरेन सिटीज़न अगर इंडिया में आके बसा है तो उसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई इंडियन सिटीज़न बाहर है तो भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपको याद करना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीज़न को अलाउ होते हैं। तो कौन से हैं बच्चों? 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कल्चरल एजुकेशनल एंड रिमीडियल राइट्स, आर्टिकल 27 to 32। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। ये कहता है कि आप अपने किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैसा दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 28 देखिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड से चलाया जा रहा है उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड विच हैज़ बिन एंडाउड बाई ट्रस्ट, वहाँ भी नहीं होगा जो ट्रस्ट से चल रहा है। और किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि आओ 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 तुमको आना पड़ेगा, ठीक है, ऊंची ऊंची दीवारों से लांग के आना पड़ेगा, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। एनी सिटीजन who are residing in India having distinct language, script और culture shall have right to conserve the same, ठीक है। अपनी अपनी चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल होते हैं उनके लिए भी ये बात की जा रही है। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने जो भी उनका कल्चर है उसको बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस पे एक केस आया था TMA पाई फाउंडेशन केस, टू इन्हांस क्वालिटी स्टेट कैन इंटरफेयर अलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट। जो ये इस्टेब्लिश किया है इन्होंने, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है और इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। इसको रेगुलेट नहीं कर सकता है बट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर काम कर सकता है। फिर इसके बाद आता है बच्चों आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है HMPCQ। HMPCQ अभी हम पढ़ेंगे। और इसी को BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जनरली इससे क्वेश्चन आ जाता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जिसमें 5 रिट्स है। अब एक बात याद रखिएगा, हाई कोर्ट हैज़ ग्रेटर पावर इन रेफरेंस टू रिट्स दैन सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जो है इन रिट्स को सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में दे सकती है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 110 के अंदर, 110 से 112 बच्चों अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, सिर्फ सिविल केसेस में ही दे सकती है, क्रिमिनल केसेस में दे सकती है। तो हाई कोर्ट हैज़ ग्रेटर पावर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज इशुएंस ऑफ रिट्स। आइए एक एक करके याद करते हैं, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देते हैं आपके लिए। हैबियस कॉर्पस कहता है टू हैव द बॉडी।
इफ़ अ पर्सन इज़ डिटेन्ड इलीगली बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्सन, अगर किसी ऊपर आपने पढ़ाई था कि 24 घंटे के अंदर बताना है, कोर्ट के सामने लेके आना है, तो अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उसे हमारे सामने पेश किया जाए, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर ये ऑर्डर दे सकती है। ठीक। दूसरा आता है मैंडेमस। मैंडेमस इज़ वी कमांड, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए डिनाई किया जा सकता है। ठीक है, कब? अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन कौन कौन है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं किया जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और ड्यूटीज़ अगर डिस्क्रिशनरी हैं तो उनसे नहीं पूछा जा सकता है क्या कर रहा हो, कैसे कर रहा हो। तीसरा है प्रोहिबिशन, ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी हमने लिखा है, पहले ही हड़का देना। ठीक है, तुम काम करने जा रहे हो, घर वाले पहले ही बोल देते हैं कि देखो अगर करोगे तो सोच लेना। तो प्रोहिबिशन का मतलब हम पहले ही मना कर रहे हैं कि भैया करना मत, करोगे तो फिर अपना समझ लेना। ठीक। और इसी का जस्ट उल्टा होता है सर्टियोरी, इसमें टू बी सर्टिफाइड इसका मतलब है, इसमें घर वाले पहले नहीं हड़काएंगे कि मत करो मत करो, जब कर लोगे तब हड़काना चालू करेंगे कि क्या बेटा मना किए थे, समझ में नहीं आया, है ना। ये किसी भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इज को वारंट। देखिए हमने हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, 110 नहीं है बच्चों, वही हमका 110 तो मनी बिल का है, आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। को वारंटो कहता है बाई व्हाट मीन्स, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है या नहीं है उस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसको कहते हैं को वारंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू दिस रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स ओनली अंडर आर्टिकल 32, बट हाई कोर्ट कैन डू देम फॉर फंडामेंटल राइट्स प्लस सिविल, मतलब सिविल प्लस फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकती है। ठीक है, देयरफॉर हाई कोर्ट है वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन। अब पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड मार्शल लॉ, जो आज का लास्ट टॉपिक है, आर्टिकल 33, ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन द एप्लीकेशन टू फोर्सेज। क्या क्या वो मॉडिफाई कर सकते हैं? मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, मेंबर ऑफ फोर्सेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंटेलिजेंस और पर्सन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उनके राइट्स को मॉडिफाई कर सके। और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात करता है, जिसमें अफ्स्पा आता है जो 1958 में आया था। ठीक, अब यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों आपका फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। टिल देन साइनिंग ऑफ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय हिंद।